प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरणसर से मैं आरिफ अली आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए पादपों में यानी पौधों में जनन विषय पर कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चिड़िया, कबूतर, गिद्ध, चील, मछलियाँ और अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं। ये सभी सजीव हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, गति, वृद्धि और जनन करते हैं। जनन मतलब पौधों में या जीव जंतुओं में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया। इस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे और जीव जंतु अपनी संतति को बनाए रखते हैं। पौधों में और जीव जंतुओं में जनन के द्वारा अपनी संतति की निरंतरता बनाई रखी जाती है। यह जनन विशिष्ट होता है। विशिष्ट के मतलब कि जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता के जैसी होती है। आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ चिड़िया जो अंडे देती है उससे जो बच्चे निकलते हैं वो चिड़िया जैसे होते हैं, गाय का बच्चा गाय के जैसा होता है और मनुष्य के बच्चे मनुष्य के जैसे होते हैं। इस प्रकार जनन अपने आप में विशिष्ट होता है। यह जनन कई प्रकार का होता है। पादपों में हम इसे 3 प्रकार से बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन को फिर हम विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। कायिक जनन क्या है? सजीवों के शरीर 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं सजीव के कायिक भाग बनाती हैं। जनन कोशिकाओं के द्वारा सजीव लैंगिक जनन करते हैं। पौधों में अगर हम बात करें तो जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं ये सब कायिक कोशिकाओं से बने होते हैं। परंतु पुष्प में पाए जाने वाले अंड कोशिका और पुंकेसर में पाए जाने वाले परागकण जनन कोशिकाएं हैं। कायिक कोशिकाओं के द्वारा होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। पादपों में ये इस प्रकार का होता है। विखंडन, खंडन, मुकुलन एवं उच्च श्रेणी के पौधों में कायिक प्रवर्धन। निम्न श्रेणी के पौधों में कवक और शैवाल में यह अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। लैंगिक जनन यह युग्मकों का जनन है। इसमें उच्च श्रेणी के पौधों में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। इन दोनों के संलयन यानी निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे बीज बनता है और बीज को बोने से पौधे की संतान उत्पन्न होती है। हम इस चीज को नोट करेंगे बार बार कि पौधों या जीव जंतुओं के द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करना ही जनन है। अब हम एक एक कर इन सभी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कायिक जनन का पहला भाग
विखंडन, जिसे हम फिशन भी कहते हैं, यह सामान्यतः निम्न श्रेणी के शैवाल और कवक जो कि एक कोशिक होते हैं उनमें पाया जाता है। शैवाल आप सभी जानते हैं कि मटकी के आसपास या नदी, तालाब, पोखर या जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर हरे नीले रंग की कुछ काई जमा होती है, जिसे हम शैवाल या अंग्रेजी भाषा में एल्गी कहते हैं। कवक आपने देखा होगा, हमारे घर में गर्मियों या बरसात के दिनों में रोटी या अचार पर फफूंद जम जाती है। बारिश के दिनों में खेतों के आसपास खुम्बी उत्पन्न होती है। यह सभी फफूंद या कवक या फंगस कहलाती है। विखंडन में हम अमीबा का उदाहरण लेते हुए विखंडन को समझने की कोशिश करेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अनियमित आकृति का अमीबा है। फिशन को हम द्विविभाजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। अमीबा में के बीचों बीच एक संकीर्णन उत्पन्न होता है और ये संकीर्णन की खांच पूरी होकर दो अलग अलग अमीबा का निर्माण करती है। इस प्रकार हमने देखा, एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हुआ, यानी एक जीव से दो अन्य जीव की उत्पत्ति हुई। इसे ही जनन कहा जाता है। विखंडन के उदाहरण नील हरित शैवाल, अमीबा और यीस्ट। इनमें द्विविभाजन, विखंडन या फिशन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रकार खंडन, जिसे फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, यह सामान्यतः तंतुकीय शैवालों में या कवकों में होता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न संख्या के कवक या शैवाल के तंतु जगह जगह से टूट जाते हैं। और ये टूटे हुए खंड अपनी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके उन्हें नए तंतु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जनन को खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें कोई पादप शरीर विभिन्न भागों में टूटकर जो टुकड़े बने हैं वे वृद्धि करके नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इसे हम खंडन कहते हैं। उदाहरण ऑसिलेटोरिया, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस इत्यादि।
वाउचेरिया भी हम इसमें लिख सकते हैं। ये दोनों कवक हैं और ये सब शैवाल हैं। तीसरे प्रकार का कायिक जनन मुकुलन कहलाता है, जिसे हम बडिंग भी कहते हैं। बड यानी मुकुल एक अतिवृद्धि है। सामान्यतः ये यीस्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि यीस्ट की कोशिका के किसी सिरे पर एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है और केंद्रक भी विभाजित होता है। और विभाजित होकर इस अतिवृद्धि वाले भाग में स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे ये अतिवृद्धि पूर्ण हो जाती है और जो मुकुल बनता है वो मात्र कोशिका से पूर्णतः अलग होकर नए जीव को जन्म देता है। इस प्रकार आपने देखा एक कोशिकीय यीस्ट में मुकुल के द्वारा दो, एक मात्र कोशिका एक पुत्री कोशिका का जन्म हुआ है। इस प्रकार यीस्ट में मुकुलन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। कई बार ये मुकुलन के दौरान मुकुल की कोशिका मात्र कोशिका से अलग होने से पहले ही पुनः विभाजित होती है और इस प्रकार मुकुल की एक संरचना, एक श्रृंखला बन जाती है और अलग अलग कई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार मुकुलन के द्वारा यीस्ट में जनन होता है। कायिक जनन का चौथा प्रकार कायिक प्रवर्धन है। यह उच्च श्रेणी के पादप जैसे आलू, गन्ना, अदरक आदि में होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि तने में कायिक प्रवर्धन, उदाहरण आलू और उगता है। आलू में कुछ जगह जगह पर कलिकाएं होती हैं। इन कलिकाओं के हिस्सों को काटकर अगर जमीन में बोया जाता है तो उससे आलू का पौधा उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार गन्ने में नोड्स और इंटरनोड्स के बीच यहाँ पर पर्व संधियों पर अगर यहाँ से इसको काट कर इस प्रकार जमीन में बोया जाए तो इन पर्व संधियों से गन्ने के पौधे का निर्माण, उत्पत्ति हो सकती है। शाखाएं गुलाब के पौधे में शाखाओं की पर्व संधियों को काटकर जमीन में बोने से गुलाब के पौधा उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार पत्तियों के द्वारा भी कायिक जनन होता है। ब्रायोफिलम इस पौधे की पत्तियां इसके मुकुल से, इसकी कलिकाओं से भी
कायिक जनन होता है, यानी इनकी पत्तियों को अगर इधर गिर जाती जमीन में और मिट्टी में दबने के बाद अगर इनको वातावरण उचित मिलता है तो ये नए पौधे का निर्माण। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण को लिख लेते हैं। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, आलू, गन्ना। पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, ब्रायोफिलम, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। शाखाओं या कलम द्वारा गुलाब, जड़, शकरकंद। जनन का अगला प्रकार है अलैंगिक जनन। सामान्यतः ये बीजाणुओं द्वारा होता है। कवक शरीर में, जिसे हम कवक तंतु कहते हैं, कवक जाल या कवक तंतु की कोई कोशिका परिवर्धित होकर बीजाणुधानी धर का निर्माण करती है, जिस पर बीजाणुधानी उत्पन्न होती है। इस बीजाणुधानी में असंख्य छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। जब यह बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है तो ये यहाँ से इस प्रकार फट जाती है और इससे ये बीजाणु बाहर निकलकर जगह जगह बिखर जाते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने में सक्षम होते हैं और जैसे ही अनुकूल वातावरण, नमी, अंधेरा वगैरह प्राप्त होते हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होकर पुनः नए कवक जाल, कवक शरीर का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण कवक राइजोपस, एल्बुगो, और शैवाल में क्लेमाइडोमोनास। इस प्रकार हमने कायिक और अलैंगिक जनन को समझने का प्रयास किया। अब पादपों का सबसे महत्वपूर्ण जनन, लैंगिक जनन को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको समझने के लिए हमें पुष्प की संरचना को समझना जरूरी है। इसको मिटा देता हूं, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। ये मैंने पुष्प का पुष्पासन बनाया है। पुष्पासन पर अंडाशय होता है। ये वर्तिका और इसका ये सिरा वर्तिकाग्र कहलाता है। अंडाशय में बीजांड होता है और बीजांड में संरचना इस प्रकार होती है। इस पर 3 कोशिकाएं
प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में 2 कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक, और यहाँ पर अंड कोशिका और 2 सह कोशिकाएं पाई जाती है। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों मिलाकर जायांग कहलाते हैं। पुष्प में मादा युग्मक का निर्माण इसी जायांग में होता है, जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा चक्र होता है उसे हम पुमंग कहते हैं, और पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर फिर 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परागकोश और इस तंतुनुमा संरचना को कुतंतु कहते हैं। इसके नाम भी लिख लेते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूणकोश, पुष्पासन। ये 2 प्रमुख चक्र हैं। इसके अतिरिक्त पुष्प में और एक चक्र होता है पुंकेसर। एक और चक्र होता है जिसे हम दल पुंज कहते हैं। ये रंगीन पंखुड़ियों वाला भाग है। इसके बाहर एक चक्र और होता है जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज का प्रत्येक सदस्य बाह्य दल कहलाता है, और दल पुंज का प्रत्येक सदस्य दल कहलाता है। लैंगिक जनन को समझने के लिए हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पुष्प की संरचना में जायांग और पुमंग या पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर। पुंकेसर के परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण पुष्प के नर युग्मक हैं। जायांग के बीजांड में पुष्प की नर युग्मक कोशिका अंड कोशिका का निर्माण होता है। इन दोनों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन से युग्मनज बनता है, और युग्मनज वृद्धि करके बीज का निर्माण करता है। हम देखेंगे किस प्रकार से यह निषेचन होता है। पुष्प के बाहरी चक्रों को मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब हमारे पास 2 प्रमुख चक्र पुमंग और जायांग ही दिखाई दे रहे हैं। क्या होता है कि जब परागकोश में पराग कणों का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो ये परागकोश फट जाते हैं और दानेदार छोटे छोटे पराग कण मुक्त होते हैं। इन पराग कणों का विभिन्न माध्यमों से, चाहे हवा के द्वारा, पक्षियों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा, भंवरे के द्वारा, तितली के द्वारा, इन पराग कणों का इस वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। और ये परागण 2 प्रकार का होता है। हमने कहा परागण क्या है कि पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। ये परागण फिर 2 प्रकार का होता है, स्वयं परागण और दूसरा है पर परागण। स्वयं परागण क्या है?
कि अगर कोई पुष्प जो द्विलिंगी है, द्विलिंगी का मतलब होता है वह पुष्प जिसमें जायांग भी हो और पुमंग भी हो, यानी पुंकेसर भी हो और जायांग भी हो, उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। इसी प्रकार वह पुष्प जिसमें इन दोनों में से कोई एक हो, या तो जायांग हो फिर पुंकेसर नहीं होगा, पुमंग नहीं होगा, और अगर पुमंग होंगे तो फिर जायांग नहीं होगी। इस प्रकार के पुष्प जिसमें एक ही चक्र होता है वह एक लिंगी पुष्प कहलाता है। द्विलिंगी पुष्पों में जब इसी पुष्प के पराग कण उड़कर इसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो हम इसे स्वपरागण कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये द्विलिंगी पुष्प हो और अन्य कोई नजदीकी कोई पुष्प है उसके पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण उड़कर यहाँ तक आ जाएं। ऐसे परागण को हम पर परागण कहते हैं। यानी जब पराग कण किसी अन्य पुष्प के पुंकेसर से किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो हम इसे पर परागण कहते हैं। परागण के द्वारा पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और यहाँ आने के बाद में अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद यह परागकण इस प्रकार एक पराग नलिका का निर्माण करते हैं। पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। दोनों नर युग्मक गति करते हुए इस भाग से इस सहायक कोशिका को भेदते हुए अंदर पहुंचते हैं और ये नर युग्मक यहाँ स्थित अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, यानी निषेचन हो जाता है। निषेचन से यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। परंतु यहाँ पर एक नर युग्मक और होता है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पर दो नर युग्मक हैं। एक नर युग्मक जाकर इस अंड कोशिका से निषेचन करता है और युग्मनज का निर्माण करता है। दूसरा वाला जो युग्मक है वो जाकर इस द्वितीयक केंद्रक से द्वितीयक केंद्रक के साथ दूसरा वाला युग्मक संलयित होता है और एक त्रिगुणित कोशिका बनाता है जिससे भ्रूण कोश बनता है। इस प्रकार एंजियोस्पर्म पादपों में दो निषेचन होते हैं। प्रथम निषेचन अंड कोशिका का प्रथम नर युग्मक के साथ में जिससे युग्मनज बनता है, और द्वितीय निषेचन द्वितीय केंद्रक के साथ दूसरे नर युग्मक का जिससे त्रिगुणित कोशिका भ्रूण कोश बनती है। यह भ्रूण कोश इस युग्मनज को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार एंजियोस्पर्म पादपों का यह विशिष्ट गुण भी है कि इनमें दो निषेचन यानी दोहरा निषेचन पाया जाता है, जिसमें एक द्विगुणित युग्मनज बनता है और एक त्रिगुणित भ्रूण कोश कोशिका बनती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण हुआ, और उससे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि युग्मनज किस प्रकार बनते हैं। और युग्मनज जो दो अलग अलग बने थे, नर युग्मक मादा युग्मक, उनका निषेचन हुआ और निषेचन से युग्मनज बना। ये युग्मनज एक कोशिका है जो बाद में अपनी संख्या और आकार में वृद्धि कर कर बीज का निर्माण करेगी। तो हम ये जानते हैं यहाँ पर कि जो भ्रूण कोश है उससे बीज का निर्माण होता है और उसके बाहर जितना जो क्षेत्र बच गया है अंडाशय है वो फल निर्माण का कार्य करता है। बच्चों, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जो भी बीज हम देखते हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई चिड़िया
या कोई अन्य पक्षी या सांप या छिपकली अंडे देते हैं। प्रत्येक बीज से पौधे की संतान उत्पन्न हो सकती है अगर कि उसे उपयुक्त वातावरण मिले। अब हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से लैंगिक जनन अन्य जनन से भिन्न है और ये उत्तम श्रेणी के जीवों में विविधताओं को किस प्रकार बढ़ाता है। हमने शुरू में बात की थी, शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिकाएं। सामान्य सभी कायिक कोशिकाएं 2n प्रकार की होती है। 2n का क्या मतलब है? n यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या है। सजीवों में गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 के सेट में पाए जाते हैं। इस 23 के सेट को हम एक गुणित संख्या और इसे हम द्विगुणित संख्या कहते हैं। होता क्या है कि जनन कोशिकाएं जब बनती है तो उनमें नर युग्मक, मादा युग्मक गुणसूत्रों का केवल एक सेट ही होता है और निषेचन के द्वारा ये दोनों सेट एक कोशिका में आ जाते हैं, जिससे एक द्विगुणित 2n कोशिका बनती है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज बाद में वृद्धि करके भ्रूण और उसके बाद बीज का निर्माण करता है। इस प्रकार लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों पैतृक के गुण एक कोशिका में आते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव में अपने माता और पिता दोनों के लक्षण या उनसे जुड़कर बनने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो जीवों में विभिन्नता का भी आधार है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पादपों में जनन विषय को समझने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसे खुद भी देखेंगे और अपने साथियों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।